सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे ट्रांसफार्मर का जो समीकरण रहता है विद्युत भागबल में, उसको अपन कवर करेंगे। किस प्रकार से समीकरण होता है, किस प्रकार से हम समीकरण बनाते हैं और किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये सारे सवालों के जवाब इस टॉपिक में रहने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लाइक और कमेंट फटाफट से कर दें जल्दी। तो आगे बढ़ती हैं इसी वीडियो में। देखो, ट्रांसफार्मर ऐसी एक युक्ति है जिस पे जो हमारा प्रत्येक बाइंडिंग होती है इसके अंदर, तो प्रत्येक बाइंडिंग किसी न किसी कारणवश किसी न किसी पे आधारित होती है। तो आधारित वो किस प्रकार से रहती है उसको अपन समझेंगे। हाँ, तो समझेंगे। देखो, किसी ट्रांसफार्मर को प्रत्येक बाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत भागबल निम्न तीन कारकों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। निम्न तीन कारकों पर क्या रहता है भाई, निर्भर रहता है। ये तीन कारकों पर क्या करता है भाई, निर्भर रहता है। तीन कारकों पर निर्भर रहता है। तीन कारकों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। वो कौन कौन सी है? एक तो फ्लेक्स, एक अगर एफ फ्रिक्वेंसी, और तीसरा है आपकी लपेटों की संख्या। तो हम लिखते जाएंगे क्रम से। पहला आता है हमारा ट्रांसफर कोर में ट्रांसफार्मर कोर में उत्पन्न हुए अधिकतम फ्लेक्स। क्या हुआ भाई, अधिकतम फ्लैश पर क्या करता है, निर्भर करता है। फ्लैक्स पर क्या करता है भाई, निर्भर करता है। ठीक है ना। अब दूसरा आता है हमारा इसमें, दूसरा आता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है हमारा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है। तीसरा आता है हमारा बाइंडिंग की लपेट संख्या। क्या आता है भाई, बाइंडिंग की लपेट संख्या। आपको मालूम हो गया कि इन तीन कारणों पर क्या होता है, निर्भर रहता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है। तो हम आगे बढ़ती हैं कि इनको किस प्रकार से एक समीकरण बना के सूत्र बनाते हैं। तो हम डायरेक्टली सूत्र आपको बताएंगे वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो हमारा जो सूत्र रहने वाला है, जो निर्भर करता है, इसके अंदर वो पावर फैक्टर की होता है, सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है।
तो हम डायरेक्टली इन फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सूत्र होता है हमारा E बराबर 4.44 5m FN। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, क्योंकि 4 का मतलब होता है जो प्रत्येक साइकिल में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो 4 बार होता है अधिकतम, जो इसके बीच का परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, आरएमएस ई वाला होता है तो इसका गुणा करते हैं पावर फैक्टर से। जब पावर फैक्टर का गुणा करते हैं तो क्या आता है भाई, पावर फैक्टर का मान 1.11, ठीक है ना, 1 कह सकती हैं, तो वो मान आता है। तो हम क्या करते हैं, जो 4 वाला मान होता है 1 से गुणा करते हैं तो 4.44 आता है। समझ में आ गया ना। कहने का मतलब ये आपका कि आरएमएस मान हो गया आपका, आरएमएस मान इनटू पावर फैक्टर मान। तो आरएमएस मान में हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर का मान करेंगे। आरएमएस मान हमारा 4 है और पावर फैक्टर का मान 1 है, तो इनटू हम क्या करेंगे, 1 इंटू करेंगे तो कितनी बार आ गया हमारा, कितनी आ गया, 4.44 आ गया ना। तो इस प्रकार से जो साइकिल में 4 बार शून्य अथवा अधिकतम मान के बीच परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये 4 समझ में आ गई ना, किस प्रकार से आई। तो हम देखेंगे कि इसमें जो आरएमएस मान था तो ई आरएमएस बराबर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर बाइंडिंग, डब्ल्यू से क्या दर्शाते हैं, बाइंडिंग में, बाइंडिंग दर्शाती हैं, में उत्पन्न ईएमएफ विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, इसको हम किस में दर्शाते हैं भाई, वोल्ट में। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जिसका मतलब क्या होता है 5m। तो पहले आपको लिखा रखा है मैंने 5m का, कोर में उत्पन्न हुआ कुल चुंबकीय फ्लक्स, कोर में उत्पन्न हुआ कुल फ्लक्स। जब कोर में उत्पन्न हुआ कुल फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है आपका, चुंबकीय फ्लक्स होता है आपका हमारा क्या चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि कोर में उत्पन्न हुआ कुल चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना, ये बात हुई। इसको किस में दर्शाती हैं, ये भी चीज तो पता होना चाहिए। तो इसको हर्ट्ज में दर्शाती हैं, आवृत्ति में, ठीक है ना। तो कोर में चुंबक में फ्लक्स हुआ, वेबर में दर्शाती हैं, सॉरी उसको, और आवृत्ति को किस में दर्शाती हैं, एच में। वेबर में, ये चीज होगी। दोनों चीज समझ में आ गई आपकी में। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपन कि इसमें जो हमारा एफ होता है, क्या होता है एफ। तो एफ क्या करता है भाई, फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। अब फ्रीक्वेंसी दर्शाता है तो फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से दर्शाता है वो देख लेंगे अपन। तो फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से दर्शा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है आपको, जो इंडिया में देखा जाए तो कम से कम 50 हर्ट्ज होता है। अब 50 हर्ट्ज होने के बाद आपको पता है कोई भी चीज हो तो फ्रीक्वेंसी का मान होता है तो एसी पे निर्भर करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अपन कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी,
तो फ्रिक्वेंसी किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन। तो एन है हमारी, तो एन में किसको नापते हैं भाई? बाइंडिंग की लपेट संख्या, डब्ल्यू बाइंडिंग की लपेट संख्या एन में दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज होगी हमारी। अब आता है हमारा फ्लेक्स। जो फ्लेक्स होता है हमारा, क्योंकि जो फ्लेक्स का मान होता है, फ्लेक्स का जो मान होता है, तो उसमें किस प्रकार से होता है? तो फ्लेक्स घनत्व में बी एस से दर्शाते हैं अपन। घनत्व में जो फ्लेक्स घनत्व होता है हमारा, आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि फ्लेक्स घनत्व को किससे दर्शा रहे हैं भाई? बी एम से। ठीक है, बी एम से दर्शा रहे हैं, इनटू ये सारी चीजें हो गई। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्लेक्स घनत्व होता है, जब फ्लेक्स घनत्व में जो चीज हमारी कोर में उत्पन्न होती है, जो कोर क्षेत्रफल होता है हमारा, कोर क्षेत्रफल उत्पन्न होने के बाद तुम्हारा बीएम कोर क्षेत्रफल होता है, इसमें क्या होता है? इनटू कोर क्षेत्रफल। कोर क्षेत्रफल एरिया। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं इसमें, अतः जो सूत्र निकल के आता है इसके बाद में, तो E बराबर क्या होता है हमारा कि 4.44, ये आपको पता पड़ गया। अब ये मान आ जाएगा बी एम। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब आता है हमारा ए, और जो पहले रखा था हमारा 5m एफ एन, वो आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? फाई नहीं आएगा। ए एफ एन, ये सूत्र बन गया हमारा। ठीक है ना, तो ये सूत्र का है, दोनों चीजों पर निर्भर करता है, सेकेंडरी बाइंडिंग और प्राइमरी बाइंडिंग। जब हमारी प्राइमरी बाइंडिंग में हमारा सूत्र बनता है, तो हम देखेंगे ये लिख देते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। ठीक है ना, इस प्रकार प्राइमरी हमारी जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है, तो उसमें उत्पन्न विद्युत भागबल, उत्पन्न विद्युत भागबल, तो उत्पन्न विद्युत भागबल होता है हमारा, वो क्या होता है कि E बराबर 4, ठीक है ना, वही हमारा चलेगा बी एम एफ एन, ये हमारा बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया हमारा? बी एन पी, ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में हम। अब आती है हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग में विद्युत भागबल।
सेकेंडरी बाइंडिंग में जो विद्युत भागफल बनेगा हमारा, वो बनेगा क्या हमारा, एस वाला। ठीक है, सेकेंडरी बाइंडिंग में। ठीक है, उसमें P और इसमें F। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में अगर कॉमन निकाला जाए, हमें इन दोनों बाइंडिंग को कॉमन निकाला जाए तो क्या चीज निकलेगी, तो हमारा प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। अब दोनों रखती हैं, पहली हमारी प्राइमरी बाइंडिंग थी तो EP बराबर 4.44 FNP। ठीक है, अब आती हमारी ES बराबर 4.44 FNS। अब इसको काटने के बाद हमारा क्या सूत्र बनता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो काटने के बाद हमारा सूत्र बनता है, देखो हम इनसे काट देंगे, इससे ये कट गया, ये से ये कट गया, यहां से ये कट गया, तो बचा गया हमारा EPS और NPS। ये दोनों चीज बची हमारी, समझ में आ गई ना। काटने के बाद क्या बची, NP बट्टे NS। तो हम बराबर करके लिख सकते हैं कि EP बराबर ES। ठीक है ना, अब लिख सकते हैं अपन बराबर में NP बट्टे ES। जब नियतांक होता है K के समान होता है, K क्या है, नियतांक, तो अपन लिखते हैं कि ES बट्टे EP बराबर NS बट्टे NP। ये हमारा फाइनल सूत्र बन के आ गया। ठीक है, यहां तक सारी प्रोसेस है। थोड़ा सा वीडियो को दो एक बार देखना तो समझ में आएगा किस प्रकार से बन रहा है। यहां तक समझ में आ गया। तो हमारी क्या है, नियतांक है, और हमारा ES क्या है, हमारा प्राइमरी बाइंडिंग में वोल्टेज और सेकेंडरी बाइंडिंग में वोल्टेज विद्युत भागफल इस प्रकार से रहने वाला है। तो हम फाइनली इस सूत्र को लिखते हैं, K बराबर ES EP बराबर NS NP। तो लिखते हैं ES बराबर क्या होता है भाई, EP बराबर क्या होता है, तो ES बराबर क्या होता है भाई, सेकेंडरी में उत्पन्न विद्युत भागफल, सेकेंडरी में उत्पन्न विद्युत भागफल। अब जो विद्युत भागफल होता है भाई किस में मापते हैं, सबको पता है ना, किस में मापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, वोल्ट में। नेक्स्ट आता है हमारा EP, तो बराबर लिख देंगे प्राइमरी में उत्पन्न विद्युत भागफल किस में, वोल्ट में। समझ में आ गई ना सारी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी है। अब लिखेंगे हम NS NP। तो NS क्या है, सेकेंडरी में लपेटों की संख्या, सेकेंडरी में लपेटों की संख्या, और प्राइमरी में, दोनों में आएंगे भाई। ठीक है ना। और K क्या हमारा होता है, K होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर अनुपात। ये हो गया पूरा सिस्टम इसका। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये ES कैसे आया, PS कैसे आया, सारी चीज
आपको बता दी मैंने, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं दोबारा से फिर रिवाइज कर देता हूं, देखते चलेंगे अपन, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। हमारा जो विद्युत भागबल होता है ट्रांसफार्मर किन चीजों पर करता है, 3 चीजों पर निर्भर करता है, समझ में आ गई ना। फ्लक्स पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे करता है। करने के बाद क्या होता है भाई, सूत्र हमारा होता है 4.44, आपको बता दिया मैंने कैसे, या पावर फैक्टर का मान रखकर, ठीक है। एक साइकिल में 4 बार शून्य मान होता है, घूमता है, तो पावर फैक्टर का मान कितना 1.1 होता है, तो बराबर कितना आता है 4.44, ठीक है। इसलिए ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ विद्युत भागबल किसमें वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। और फाई एम कोर में उत्पन्न हुआ कुल फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में वेबर में नापते हैं, ठीक है, ये हो गया। और एफ बराबर फ्रिक्वेंसी होती है, ये हो गया। एन बराबर बाइंडिंग की लपेटों की संख्या, ये हो गया, सारी चीज होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है फ्लक्स घनत्व बी एम इंटू कोर क्षेत्रफल ए आता है, तो अतः ई बराबर 4.4 बी एम ए एफ एन हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार प्राइमरी बाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत भागबल सूत्र है 4.44 फाई एम एफ एन पी, पी का मतलब प्राइमरी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में फिर दोनों को रखने पर जो कटती है वो संख्या काट देती हैं, उसके बाद जो बचती है उसको सूत्र के अनुसार लिख देती हैं। तो फाइनल सूत्र ये के इस प्रकार से निकल के आई ट्रांसफार्मर का हमारा। नेक्स्ट आता है के बराबर ई एस बराबर क्या क्या फलाना ढगाना होता है कि ई बराबर क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होती है, प्राइमरी में क्या होती है, और हमारी के बराबर क्या होता है, तो ये सारी चीजें होंगी यहां तक। अब आगे चलते हैं हम टर्न अनुपात। जो हमारा टर्न अनुपात रहता है वो किस प्रकार से रहता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो टर्न अनुपात में भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसी प्रकार से रहता है। तो हम टर्न अनुपात को देखेंगे ट्रांसफार्मर में। टर्न अनुपात टर्न अनुपात, तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम टर्न अनुपात। इसको कह सकते हैं आप कि ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन एवं इंपीडेंस अनुपात का जो वर्ण है वो इसी अनुपात के अंदर, टर्न अनुपात के अंदर किया गया है। इंपीडेंस भी इसी के अंदर आता है और ट्रांसमोशन भी इसी के अंदर आता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है, टर्न अनुपात बनता है, ठीक है ना। तो पहला आता है हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, लिखेंगे अपन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा आता है हमारा इंपीडेंस, क्या इंपीडेंस, ठीक है। इन दिनों से मिलकर बना होता है टर्न अनुपात। तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात वो होता है जिसमें सेकेंडरी बाइंडिंग लपेट संख्या और प्राइमरी बाइंडिंग लपेट संख्या का अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहलाता है। सिंपल सी भाषा में कहने का मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी की बाइंडिंग की टर्नों की संख्या, जो टर्नों की संख्या होती है ना वो संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। समझ में आ गया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई, कि प्राइमरी और सेकेंडरी की बाइंडिंग के टर्नों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है भाई, हमारा ट्रांसफॉर्मर अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन अनुपात कहलाता है। कहलाता है, समझ में आ गई। अब जो ट्रांसफॉर्मर अनुपात होता है किस प्रकार से है, तो अपन कह सकते हैं कि के बराबर हमारा वही होता है
जो मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है। तो के बराबर क्या होता है हमारा, कि हमारी सेकेंडरी और प्राइमरी बाइंडिंग आती है टर्नों की संख्या एस बराबर, ठीक है जी, होती है। अपन कह सकते हैं इसको या तो इस प्रकार से कह सकते हैं, या के बराबर क्या होता है एन एस ई एस बट्टे ई पी बराबर एन एस बट्टे एन पी, या इस प्रकार से कह सकते हैं। समझ में आएगी ना। परंतु इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक होती है, और जो एम्पीडेंस होता है इन दोनों बाइंडों के अनुपात होता है, तो उसमें एक छोटी सी दिक्कत आती है। परंतु ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, क्या होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग का मान क्या होता है, प्राइमरी पर आरोपित विद्युत शक्ति से अधिक नहीं हो सकता। कहने का मतलब है जो प्राइमरी का जो मान होता है हमारा, प्राइमरी का जो मान होता है, तो इसका मान प्राइमरी का, किसका, प्राइमरी का मान, तो किससे अधिक नहीं हो सकता भाई, पीपीएस से अधिक नहीं हो सकता, पीपी से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सेकेंडरी से विकसित हुई विद्युत शक्ति का मान प्राइमरी पर आरोपित विद्युत शक्ति से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो हमारे सेकेंडरी में विद्युत शक्ति है उसका मान प्राइमरी विद्युत शक्ति से क्या नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। ये तुम्हारी पीएस है हमारी, ठीक है ना, विद्युत शक्ति आपकी सेकेंडरी में, और जो हमारी प्राइमरी में हमारी क्या है भाई, विद्युत शक्ति पावर, ठीक है। तो इस प्रकार से समझेंगे। तो समझ गए ना आप, हमारी सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है, का मान पीपी से अधिक नहीं हो सकता, डेट्स ऑल, ठीक है ना। आदर्श ट्रांसफार्मर में, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है हमारा, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है भाई, आदर्श ट्रांसफार्मर में पीएस बराबर पीपी होता है, पीएस बराबर पीपी होता है, मात्र कि आदर्श ट्रांसफार्मर होता है और किसी में नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज होगी हमारी है। तो इसमें जो हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज होगी आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। अब हमारा जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है इसमें आई एस, ये हमारी धारा सेकेंडरी होगी और वोल्टेज सेकेंडरी होगी, समझ में आ गया ना। अब इसी बराबर हम क्या लेंगे कि आई पी हमारी प्राइमरी होगी, सेकेंडरी की होगी, और ई पी दोनों होगी। या तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, या हम किस प्रकार से लिखते हैं कि ई एस बटे ई पी, ई एस बटे ई पी बराबर क्या ले सकते हैं अपन, आई एस बटे आई पी लिख सकते हैं ना। जब दोनों गुणा में दे रखी तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, यहां तक हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि बराबर के बराबर क्या होता है भाई हमारा, के बराबर होता है ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बट्टे एन पी बराबर आई एस बट्टे आई पी। यहां तक समझ में आ गया। आदर्श ट्रांसफार्मर भी किस प्रकार से काम कर रहा है भाई, ये सारी चीज निकल के आई तुम्हारे सामने, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है भाई कि ई पी बराबर ई पी, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको प्राइमरी धारा एम्पियर में। तो ये तो पहले आपको लिखा रखी है इसकी, मैं आई पी एस और आई एस की लिखा देता हूं, आई एस बराबर और आई पी बराबर। तो आई एस क्या होता है हमारा, प्राइमरी धारा सेकेंडरी धारा में, और इतनी कुछ नापती हैं, एम्पीरियम नापती हैं। तो हमारी सेकेंडरी धारा
एम्पियर में नापती हैं, और ये हमारी प्राइमरी धारा, इसको भी एम्पियर में नापती हैं। ठीक है ना, ये आदत तक सारी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, और जो हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर होता है तो अपन कह सकते हैं कि जिस ट्रांसफार्मर में क्षतियों का मान शून्य हो। आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहती हैं भाई? जिस ट्रांसफार्मर में क्षतियों का मान शून्य हो वो क्या कहलाता है? आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। ध्यान रख लो इस बात को, ठीक है ना। कोई ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है, और ये केवल एक काल्पनिक अवधारणा है। समझ में आ गई ना। तो आदर्श ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, ये भी चीज समझ में आ गई आपकी। इस सूत्र में ट्रांसफार्मर की क्षतियों का मान नगण्य माना जाता है। कहने का मतलब है जो सूत्र का जिस निकल के आया है ट्रांसफार्मर में, तो इसमें जो क्षतियों का मान होता है नगण्य मतलब बहुत ही कम होता है। जब कम होगा तो अर्थात कह सकते हैं कि जिस ट्रांसफार्मर में क्षतियों का मान शून्य हो वो आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। सिंपल सी भाषा में, दैट्स ऑल। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम आदर्श ट्रांसफार्मर। जिस ट्रांसफार्मर में क्षतियों का मान शून्य कम हो उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। वह आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। समझ में आ गई ना। आदर्श ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जिसमें क्षतियों का मान शून्य कम हो वो क्या कहलाता है? हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। शून्य हो, ठीक है, क्या हो? शून्य हो। तो आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब बात आती है इंपीडेंस की। इंपीडेंस किस साथ दर्शाते हैं? जेड से। तो लिख सकते हैं आप सेकेंडरी और प्राइमरी में इंपीडेंस चलता है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं इसमें कि के बराबर, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इंपीडेंस लिख देती हैं, ठीक है ना। इंपीडेंस अनुपात, इंपीडेंस अनुपात। इंपीडेंस अनुपात कह सकते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, जो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए होता है, क्या होता है भाई? पीपीपीएस, पीपी बराबर पीएस होता है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर पी, डबल हो गया इसमें, बराबर पी। अब बराबर आ जाएगा तो आई स्क्वायर सेकेंडरी और जेड एस। तो या क्या, या तो इस प्रकार से लिख सकती हैं अपन, या इस प्रकार से लिख सकते हैं आप कि आई पी बटे क्या लिख सकते हैं भाई? एस लिख सकते हैं। एस बराबर क्या लिख सकते हैं? जेड पी, टेंशन फ्री। जेड पी लिख दिया। तो पर बराबर करते हैं इसको, तो आई पी बट्टे आई एस, आई पी बट्टे आई एस हो गया। जब अंडर रूट को उठाते हैं तो बराबर में क्या लगता है? वो स्क्वायर को उठाते हैं तो अंडर लग जाता है हमारा। स्क्वायर को उठाएं तो क्या आएगा? अंडर रूट आएगा। तो क्या आएगा? जेड एस बट्टे जेड पी। क्या आएगा? जेड पी। ये हमारा सूत्र बन गया जाएगा। इसको पूरा सूत्र बनाते हैं तो के बराबर क्या आता है हमारा? ई एस बट्टे ई पी बराबर एन एस बट्टे एन पी बराबर आई एस बट्टे आई पी
बराबर ZS बट्टे ZP। समझ में आ गई कहानी? कहानी कहाँ चल रही है? ठीक है। प्राइमरी इंपीडेंस, इंपीडेंस किस में नापते हैं भाई? ओम में नापते हैं। तो लिख लेंगे प्राइमरी इंपीडेंस ओम में नापते हैं। ठीक है। सेकेंडरी इम्पीडेंस, इसको भी ओम में मापते हैं। ये सारी चीज हो गई। ये तो हो गया हमारा सूत्रों का किस प्रकार से पूरा सिस्टम था, वो हो गया। अब हम करते हैं सवाल इनके माध्यम से। एक सवाल लेती हैं, बड़े ध्यान से समझना। किसी 3 फेज डेल्टा स्टार्टर में किसी 3 फेज डेल्टा स्टार में, किसमें? स्टार में 11,000 बटे 400। समझ में आएगी ना? अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या बटे में लिख सकते हैं। वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग में, सेकेंडरी बाइंडिंग में प्रति फेज प्रति फेज 40 टन है। कितने है भाई? 40 टन है प्राइमरी बाइंडिंग के प्रति फेज। प्राइमरी बाइंडिंग के प्रति फेज टर्न की संख्या ज्ञात करो। क्या करनी है भाई? टर्न की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो आपको बता रखा है, तो उसी प्रकार से करना है। किस प्रकार से कौन सा सूत्र लगेगा वो देखेंगे। ठीक है। तो प्राइमरी में प्रति वोल्टेज की संख्या वो देखेंगे अपन। ठीक है ना? तो सेकेंडरी में प्रति फेज वोल्टेज वो देखते हैं पहले। ठीक है। क्योंकि बाइंडिंग डेल्टा में संयुक्त है, ये ध्यान रखना है। क्या है? बाइंडिंग डेल्टा में संयुक्त है। तो हम लिखेंगे यहां पर, हल करेंगे इसको। तो EP बराबर कितने है भाई? 11 वोल्ट, क्योंकि बाइंडिंग डेल्टा में संयुक्त है। क्योंकि बाइंडिंग डेल्टा में संयोजित है। ठीक है। क्या है भाई? बाइंडिंग का है डेल्टा में संयुक्त है। सेकेंडरी प्रति फेज वोल्टेज, सेकेंडरी प्रति फेज वोल्टेज, जो प्रति फेज वोल्टेज होगी तो हमारी E बराबर 3 फेज है, तो कितना है? 400 आपकी। तो अंडर रूट कितना करेंगे? 3। तो कितना आ जाएगा भाई? काटेंगे इसको तो 230.494 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 94। तो कह सकती हैं कि 231। क्या आएगा हमारा? 231 हमारी क्या की भाई? 231 AC वोल्ट आ गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाइंडिंग स्टार में संयोजित है। क्योंकि
बाइंडिंग स्टार में संयुक्त है, क्योंकि बाइंडिंग स्टार में संयोजित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि बाइंडिंग किसमें, स्टार में संयुक्त है। सेकेंडरी प्रति फेज टर्न कितना होता है? सेकेंडरी प्रति फेज टर्न, तो सेकेंडरी में प्रति फेज टर्न होती हैं, कितना हो रहा है भाई? NS बराबर 40, देख सकते हैं कितना हो रहा है भाई? NS बराबर 40 सेकेंडरी बाइंडिंग में हो रहा है आपका, ये दिखाई दे रहा है आपको, हो रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सिस्टम हो गया। अब क्या सूत्र लगाते हैं कि ES बटे EP बराबर क्या लगेगा? N, NS बटे NP, ठीक है ना? तो प्राइमरी प्रति फेज निकालती हैं, प्राइमरी प्रति फेज, जो प्राइमरी में प्रति फेज टर्न होती हैं, तो हम सूत्र के माध्यम से किस प्रकार से रखेंगे? तो प्राइमरी को हम बाहर निकालेंगे, तो NP हो गया आपका, तो NP बराबर क्या होता है? NS इंटू NP, NS इंटू EP। जब EP होगा तो नीचे क्या आ जाएगा? NS आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम रखेंगे NS कितना है आपका दे रखा है? NS कितना दे रखा है? 40, समझ में आ गई ना? और जब EP कितना दे रखा है, देखो EP हमारा कितना दे रखा है, यहां पर EP कितना दे रखा है? 1100, जी दे रखा है 1100, तो इंटू कितना? 1100। अब क्या है? ES, तो ES कितना दे रखा है हमारा? ES देखेंगे अपन, ES कहां है? ES दे रखा है, ES कितना दे रखा है भाई? 231 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे भाई? 231 वोल्ट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो टर्नों की संख्या निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? टर्नों की संख्या निकल के आएगा। ठीक है ना? तो हम करते हैं इसको, हम इसको करते हैं तो लगभग ये 11 के 11 11 22 11 23 11 44, तो 44 1 2 3 4। अब हम भाग देते हैं 231 का। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा भाई? एक बार जाएगा। ठीक है, 231। अब हम 10 में से एक जाएगी तो कितनी बची? 9। यहाँ 3 0, यहाँ 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, तो अपन घटाते हैं 231 और 209, तो 0 3 1 4 1 4, सही है बिल्कुल। तो हम उतारा 0 को, तो कितनी बार जाएगा हमारा? देते हैं हम 231 इंटू 9, 9 1 9, 9 को 9 9 18 9 27 की 7 आंसले 2, 9 को 9 9 18 18 2, कितने होते हैं भाई? 18 2 18 2 20 होते हैं, कहते कि होते हैं क्या? 2000, सही है जी। 90 20 कितनी बार चला गया? 9 बार। 20 79, तो हम करेंगे 20 79 में से घटाएंगे तो 10 में से 9 गए तो 1 बचा, और 8 में से 1 गए तो 1 बचा। अब अंक तारेंगे हम इनका 0 का। अब इसमें भाग जा नहीं रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई? एक और 0 उतारेंगे, यहाँ पर 0 के एक और 0 उतारेंगे। तो हम इसका भाग देती हैं तो कितनी बार जाएगा? 1100 में 4 बार चला जाएगा। कितनी बार चला? 4 बार चला जाएगा। तो ये हमारा जो टर्न की संख्या है कितनी निकल के आई भाई? हमारी टर्न की संख्या 1904, ये हमारी टर्न की संख्या निकल के आई। तो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हो, और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं तो कमेंट कर सकते हो। मैंने कोशिश करी बेहतर से बेहतर बताने की। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।